champs, I hope you're doing great. On your request, I have brought this video containing the discussion of CBSE sample paper for business studies. 2021 का जो sample paper CBSE ने release किया है, हम वो discuss कर रहे हैं. Of course, paper pattern थोड़ा सा changed है. Sample paper solve करना, analyze करना काफ़ी important होता है every year for every subject. सो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ चैम्प्स, जैसा कि आपको पता है दैट द पेपर विल हैव टोटल 34 क्वेश्चंस और जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं. लेट अस स्टार्ट. Dash is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature. ये आप कहाँ पे पढ़ते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, and then once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. This grouping process is called departmentalization. वैसे इसके आगे के स्टेप्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. राइट चैम्प्स, आई वुड लाइक टू शो दिस इन योर बुक ऑल्सो. Once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. Very simple. So the answer is departmentalization. Okay, champs, अगला question देखते हैं. The earlier clip got deleted, so I'm redoing this. Even though the political conditions vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If the instability of the political conditions cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future. तो बता रहे हैं कि जो political conditions हैं वो हर country की अलग अलग होती हैं, पर फिर भी political conditions एक investor को impact करती हैं जो अपने पैसे लगाने का सोच रहा है business में, क्योंकि political conditions की वजह से uncertainty होती है. We cannot predict what's going to happen, किस तरह की policies government लेके आने वाली है. राइट, तो यहाँ पे आपको बताना है फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, सिट इन कार एंड गो टू DU, SITCRDU. सो व्हाट आर द फीचर्स? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, डायनामिक और अनसर्टेनिटी. तो हमें बताना है. देखते हैं ऑप्शंस क्या है. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, रिलेटिविटी, ऑल ऑफ द अबव. तो वैसे मैं आपको बता दूं इसमें सभी की बात हो रही है. देखो, वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. आप अपनी बुक खोलें, NCERT खोलें, उसमें लिखा हुआ है रिलेटिविटी में बात की हुई है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर जगह का अलग अलग होता है, हर रीजन का, हर कंट्री का अलग अलग होता है. सो दैट इज रिलेटिविटी. उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस कॉज अनसर्टेनिटी. जो पॉइंट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, उसमें हम स्पेसिफिक फोर्सेस में पढ़ते हैं जैसे हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कंपेटिटर्स, हमारे लेंडर्स हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. और जो जनरल फोर्सेस होती हैं जैसे पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सभी बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस की बात हो रही है विच इज अ जनरल फोर्स, राइट. और यहाँ पे डायनेमिक नेचर की भी बात हो रही है. एनवायरनमेंट इज एवर सो चेंजिंग. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification possessed. Identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. Okay champs, तो आपको पता है nature of management topic से related ये question है. management as a science, management as an art, management as a profession. उसमें प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव. यहाँ पे कह रहे हैं एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. यानी आपको मैनेजर बनने के लिए कोई एज सच पेपर देने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है. अनलाइक इन अ प्रोफेशन, लाइक इन ऑर्डर टू बिकम अ CA यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स, गेट अ डिग्री. इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर यू हैव टू गेट अ डिग्री. बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. सो विच पॉइंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा प्रोफेशन का? दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 91, फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप to get permits for doing business in India, which created a negative impact on business. तो LPG आई थी 91 में. फिर भी काफ़ी टाइम तक फॉरेन कंपनीज को दिक्कत हुई. यहाँ पे बहुत सारा था पेपर वर्क, बहुत सारी थी करप्शन. इस वजह से उनको परमिट्स लेने में प्रॉब्लम हुई.
विच डायमेंशन, बच्चे एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं हो सकता. ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. लेट मी शो यू इन योर बुक ऑल्सो हियर. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तभी मैं कहती हूँ एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू टू रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम. For example, even after opening up the economy, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape. जो high level पे बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वजह से अभी भी फॉरेन कंपनीज को दिक्कत हो रही थी बिजनेस करने के लिए. राइट, सो ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आगे चलते हैं. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in a changing environment. वैसे जब भी वर्ड आ जाए इफेक्टिव, एफिशिएंट, आप ये कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 1 में. What is the name of the chapter? Nature and significance of management. Management is a process जिसमें होते हैं series of steps या functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. This is the definition of management. Let me show you this in your book also. Same definition. Management is the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. So what is the answer? Management, right? ओके चैम्प्स, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपसे फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहा है. अभी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाए थे, सिट इन कार एंड गो टू डीयू. लेट मी रिपीट. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, डायनेमिक और अनसर्टेनिटी. हर फीचर के अंदर जो लिखा है उसको ध्यान से आपने पढ़ के जाना है. वैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो ये वाला पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस, इसमें क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट में ये चीज़ होगी तो उसकी वजह से ये चीज़ भी हो जाएगी. दिस इज इंटर रिलेटेडनेस, कि एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, इस वजह से डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक जिम्स या फिर फैट फ्री कुकिंग ऑयल, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है. तो मैंने क्या बोला? एक चीज़ हुई और उसकी वजह से कोई और चीज़ हुई. दिस इज इंटर रिलेटेडनेस, राइट. अब देखते हैं यहाँ पे क्या है. द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, health products and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for health care due to the spread of coronavirus. तो coronavirus की वजह से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है. और एक वर्ड भी लिखा है related. Can you guess the answer? Of course, the answer is interrelatedness. याद रखिएगा ये बात जो मैंने अभी आपको बताई. Okay, champs, next question देख रहे हैं. Which of the following is not an element of social environment? इसके लिए बच्चे आप पढ़ के जाएंगे अपना जो environments के नीचे ये बॉक्स में elements दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं. ठीक है, देखिए बर्थ एंड डेथ रेट, यस ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल एनवायरनमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है. पॉपुलेशन शिफ्ट्स, पॉपुलेशन कैसे बदल रही है, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑल दीज आर सोशल एनवायरनमेंट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सोशल है. सो लेट मी शो यू हियर. देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल हो गया, उसके बाद बर्थ एंड डेथ रेट सोशल हो गए, पॉपुलेशन शिफ्ट सोशल हो गए. ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं. ओके और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है वो तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. हियर यू कैन सी. सो व्हाट इज द आंसर? विच ऑफ दीज इज नॉट सोशल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ओके चैम्प्स, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. Even where members of a department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner. Identify the characteristic of coordination discussed above. Okay, जो characteristics हैं coordination के लिए, उसके लिए हमने एक mnemonic बनाया Cupid. आपको जो अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं. इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स और डेलिब्रेट प्रोसेस. तो जब कॉन्शियस मैनर की बात हो रही है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं आ जाएगी, मैनेजर को सोच समझ के कॉन्शियसली उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, तब कोऑर्डिनेशन होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में. So that is coordination is a deliberate process or deliberate function
Very simple. Here you can see. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Coordination is a deliberate function. Okay, champs, next question बहुत ध्यान से आपने देखना है. Name the function of management. Of course, planning, organizing, staffing, directing, controlling में से ही होगा. Which helps in the formulation of future plans in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning in the future period. Planning, plans, future. आपको लग सकता है that this is planning, but actually this is not planning, this is controlling. क्यों? Because controlling में भी आप पढ़ते हो, controlling is a backward looking as well as a forward looking function. देखो, कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, मतलब कुछ डेविएशंस थी. अब उन डेविएशंस को ध्यान में रख के आप फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हो. दिस इज कंट्रोलिंग. लेट मी शो यू दिस इन योर बुक एज इट इज. लाइन दी हुई है, देखिए, हियर इन कंट्रोलिंग चैप्टर. This process helps in formulation of future plans in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning in the future period. बताइए, आंसर कंट्रोलिंग हुआ ना. प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, उसके बेसिस पे आगे एक्शन लिया जा रहा है. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, राइट? ओके चैम्स, आगे चलते हैं. Identify an important principle of management control in which only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. जो आपका controlling process है, उसमें एक step है analyzing deviations. उसमें दो टेक्निक्स हैं एक तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल की. वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बताया गया है दैट इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग we might end up controlling nothing. मतलब सिर्फ वो deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. अगर deviation within the permissible limit है, within the allowed limit है, तो it is okay. अगर आप उसको management को immediately नहीं भी inform करते, that is fine. कुछ deviations are allowed or permissible. But if they go beyond the permissible limit, then they need immediate attention of the management. ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसका एक और नाम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. लेट मी शो यू हियर इन योर बुक ऑल्सो. दो नाम है इसके, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. अब देखें ऑप्शंस क्या है. मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ए एंड बी. बच्चों को लगता है अच्छा मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन दोनों है. नहीं, नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यही दो नाम है. मैनेजमेंट बाय कंट्रोल कोई नाम नहीं है उसका. सो द आंसर इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. इज दैट क्लियर? ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ chaos, removes conflict among people over work और responsibility sharing. काम को लेके जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जो chaos है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ठीक होता है इस प्रोसेस से. एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर टीम वर्क. और आपके ऑप्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. ओके, सो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग. उसमें आप बात भी करते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, इट रिमूव्स एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन, राइट? और ये लाइन आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है. सो व्हाट बेटर देन दैट. ये देखिए, organizing is a process by which manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork. Exact line दी हुई है. So the answer is organizing. Okay, आगे चलते हैं. By chance ये वाला जो और वाला question है, ये भी organizing chapter से ही related है. Dash ensures that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. So business units या फिर divisions, अलग अलग जो divisions हैं, उनके जो divisional heads होते हैं, they are responsible for the profit or loss of their business unit or their division. ये आप divisional structure में पढ़ते हैं. Let me show you also. जिससे मुझे याद आता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, और मैंने उसमें की पॉइंट्स भी डिस्कस किए, की वर्ड्स भी डिस्कस किए,
वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, सो हियर यू कैन सी divisional heads are accountable for profits as revenues and costs related to that different departments can be easily identified and assigned to them. Okay, so divisional heads are accountable for the performance of their business unit. Okay, आगे चलते हैं. चैम्प, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैच और चूज द करेक्ट पेयर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. कई बार चूज द करेक्ट पेयर में आप मैच कर देते हैं, तो बी केयरफुल. क्या पूछा है उन्होंने यहाँ पे? मैच है. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. आपको पता है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज होती है. कौन सी होती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए. सो दैट इज दिस वन. सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है अग्रेसिव प्रमोशन. वी नीड टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट, वी नीड टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट सो दैट पीपल कैन बाय इट. सो दैट इज relates to aggressively persuading buyers to purchase the product. And marketing concept, as you all know, we focus on customer satisfaction. So this is this. So A का है 1, B 3 and C 2. Basically 1, 3 and 2. So the answer is D. Okay? Okay, champs, let's look at the OR part. In order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions, identify the marketing function. देखिए, marketing function total 12 है. वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम कस्टमर के व्यूज़ और ओपिनियंस जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. लेट मी शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो. प्लीज़ मार्क कर लीजिए आप भी, जब भी हम कस्टमर व्यूज़ एंड ओपिनियंस गैदर करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. हम मार्केट स्टडी करते हैं, कस्टमर्स को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं. Right, so the correct answer is gathering and analyzing market information. Also, I would like to share with you जो हमने निमोनिक बनाया है फंक्शन से रिलेटेड, थोड़ा सा फनी है बट इट माइट हेल्प यू. गुड मॉर्निंग, चाय पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. कैसे? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, physical distribution, promotion, branding, storage or warehousing, transportation, product designing and development, और standardization and grading. ओके चैम्प्स, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, देन उससे आपको कॉम्प्रीहेंड करने हैं कुछ क्वेश्चंस. ये आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी देखे हैं, इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर में. तो इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस टाइम कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और आने वाले कुछ 3-4 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होंगे. राइट, सो प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन 13 to 16 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. वैसे मैं आपको बता दूं ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, हाँ ये काफ़ी डिफरेंट हैं. ISCA Solar Limited is searching options to raise rupees 20,000 crores from the primary market for diversification and modernization of existing projects. पता लग रहा है financial market से related topic है. It hired the services of a renowned financial consultancy firm, Dhan Lakshmi Private Limited, for suggesting options for the same. Primary market से आपको funds raise करने हैं. Dhan Lakshmi Private Limited suggested a list of options to the board of directors of the company. It was decided that for the immediate requirement of rupees 1,500 crores, the company will give a privilege to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares. देखिए, प्राइमरी मार्केट में वैसे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कौन कौन से होते हैं? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, EIPOs, याद होगा आपको. तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रिविलेज देते हो, वो कौन सा होता है? राइट्स इशू.
according to the terms and conditions of the company. Rupees 4,500 crores would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions instead of inviting subscriptions from the public by making a direct appeal to investors to raise capital. तो आप सबको इनवाइट नहीं कर रहे हो, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के पास जा रहे हो और अपने शेयर्स बेच रहे हो. सो दैट इज व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स. आप अलॉटमेंट कर रहे हो शेयर्स की एंड यू आर नॉट इन्वाइटिंग एवरीवन टू सब्सक्राइब टू योर शेयर्स. It was further decided to raise capital to the tune of rupees 6,000 crores through an issuing house. जो इंटरमीडियरी के थ्रू आप अलॉटमेंट करते हो, दैट इज ऑफर फॉर सेल. चैम्प्स, अगर आप चाहते हो कि सभी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँ विद द की पॉइंट्स, की वर्ड्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. All these options were accepted by the board of directors. The board further decided to raise rupees 8,000 crores through the online system of the stock exchange, which is EIPOs, by entering into an agreement with the exchange. Okay. Identify the method of flotation of new issues in the primary market not taken up. देखिए इस पूरे पैराग्राफ में राइट्स इशू की भी बात हो रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट की भी बात हो रही है, ऑफर फॉर सेल की भी बात हो रही है और EIPOs की भी बात हो रही है. किसकी बात नहीं हो रही? दैट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, विच इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शंस, बट इसकी बात नहीं हो रही है. Rupees 4,500 crores would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to the investors to raise capital. Identify the method of flotation of new issues in the primary market. So this is private placement, of course, जब आप selected individuals को ही अपने shares allot करते हो. इससे क्या होता है? You raise capital quickly और you save a lot of money also. Identify the reason which has made the firm raise funds from the institutional investors. Okay, this is the second part जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी. It helps to raise funds quickly. Yes, क्योंकि आपको बस कुछ ही लोगों के पास ही जाके उन्हीं को अपने शेयर्स बेचने हैं. It is not expensive. That is also correct. Both A and B, none of the above. So the answer is both A and B. I'll show you this from your book also. So देखो चैम्प्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव. तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड यू रेज कैपिटल मोर क्विकली, राइट? ओके चैम्प्स, हाउ मच मनी वॉज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू EIPOs, जो ऑनलाइन सिस्टम है. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था rupees 8,000 crores through online system of the stock exchange by entering into an agreement. So 8,000 crores is the right answer. Okay. ओके शैम्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, पैराग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी. Yamuna Prasad, a small shopkeeper in Bikaner, Rajasthan, used to sell the famous Bhujia Sev. It was a quick-selling product for locals and foreign tourists. His second generation, his children, expanded the business and got Yamuna Ki Bhujia registered with concerned authorities. Gradually, the brand offered a wide range of products to its customers like namkeen, sweets, bakery items, etc. However, Bhujia Sev remained the most popular product of the brand, creating maximum revenue. Yamuna Ki Bhujia offered its products at competitive prices even while offering customer services like gift packaging, free home delivery to become a household name. Now it has virtually become a synonym for Bhujia Sev in the market, so much so that people ask for Yamuna Ki Bhujia instead of Bhujia Sev. Okay, जैसे let's say जैसे आलू भुजिया, we say most popular especially in the north, we say हल्दीराम की आलू भुजिया दे दो, right? It is so, मतलब this brand has become so popular that people not ask for Bhujia Sev, they say Yamuna की भुजिया दे दो, right? Yamuna Ki Bhujia has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customers through internet selling. Promotion of the brand had always been low profile till the increase in competition pushed it to hire the services of a professional advertising agency, Vigyapan Private Limited, for promoting the product. On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has
also worked upon managing public opinion by developing relations with the masses through sponsoring cultural and sporting events, maintenance of public parks, etc. Okay, देखते हैं क्या questions हैं. His second generation expanded the business and got Yamuna Ki Bhujia registered with concerned authorities. With reference to the given text, Yamuna Ki Bhujia is a dash, giving it a legal protection against its use by anyone else. So when you get a brand name registered, it becomes a trademark. देखिए चैम्प्स, जैसे आप ये पढ़ते भी हैं, a brand or part of a brand that is given legal protection is called trademark, right? Trademark is the correct answer. Yamuna Ki Bhujia offered its products at competitive prices even while offering customer services like gift packaging, free home delivery to become a household name. Identify the factor affecting the element of marketing mix. देखिए यहाँ पे बात हो रही है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. आपको पता है 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है और प्राइस को अफेक्ट करते हैं 6 फैक्टर्स. कौन कौन से? Product cost, utility and demand, government and legal regulations, extent of competition in the market, pricing objectives और marketing methods used. जिसमें बात की हुई है marketing methods used में कि अगर आप free home delivery देते हैं, अगर आपकी attractive packaging है, the quality of your salesman, your credit terms, ये सब आते हैं marketing methods used में. यानी अगर आपकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप फ्री होम डिलीवरी देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं. तो ये होता है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो. साथ साथ आप भी मार्क करते रहिए अगर आपने अभी तक मार्क नहीं किया हुआ है. देखिए, टाइप ऑफ पैकेजिंग, योर इफ यू गिव फ्री होम डिलीवरी, the quality of your advertising, the quality of your salesmen, these things also determine कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखोगे. आगे देखते हैं. Yamuna Ki Bhujia has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customer through internet selling. Identify the decision related to the element of marketing mix. Champs, जैसे आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स 4 होते हैं. आई एम रिपीटिंग. प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. उसमें जो प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हर ऑर्गेनाइजेशन को लेने होते हैं. देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. नंबर 1 कि आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, कितने इंटरमीडियरीज होंगे बीच में. And second is, how will you physically move your product from the place it is manufactured to the place where it is required by the customers. ये 2 important decisions होते हैं, right? Let me show you this in your book also. Please mark it. There are 2 important decisions related to this aspect. 1, regarding physical movement of goods from producers to consumers. And 2, regarding the channels or using intermediaries, right? अभी इन 2 में से ही कोई आंसर हमें देना है बिकॉज उन्होंने आपसे डिसीजन पूछा है और डिसीजंस ये 2 ही होते हैं फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड. सॉर्टिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, नहीं, ये तो कोई डिसीजन नहीं है ना. रिगार्डिंग द चैनल्स और यूजिंग इंटरमीडियरीज, यस. बोथ ए एंड बी, नो. 1 रिगार्डिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये तो बच्चे वैसे भी प्रोडक्ट में होता है और यहाँ तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट की बात हो रही है. सो विच डिसीजन इज दिस? लेट मी रिपीट. देयर आर 2 डिसीजंस. आउट ऑफ दीज कौन से मेंशन है यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर को कैसे हम सामान बेचने वाले हैं, कितने इंटरमीडियरीज होने वाले हैं बीच में. सो द करेक्ट आंसर इज रिगार्डिंग द चैनल्स और यूजिंग इंटरमीडियरीज. ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं. On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion. I always say, जब भी बात होती है public opinion की, image of the company की, reputation of the company की, तो ये होता है public relations. कि आपकी जो image है वो लोगों की नज़रों में अच्छी होनी चाहिए, positive होनी चाहिए. यही काम होता है public relations department का एक organization में. By developing relation with the masses through sponsoring cultural and sporting events,
maintenance of public parks, etc. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task of managing public opinion. ध्यान दीजिएगा, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट तो होता ही है, पर ये काम कभी कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी करता है. मतलब अलग से डिपार्टमेंट नहीं है पब्लिक रिलेशंस का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही ये काम देख लेता है. और समटाइम्स यू आउटसोर्स दिस टू एन आउटसाइड एजेंसी कि आप हमारी पब्लिक इमेज अच्छी करने का काम करो. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कर सकता है, सेपरेट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या फिर आप इसे आउटसोर्स भी कर सकते हैं टू एन आउटसाइड एजेंसी. क्लियरली लिखा हुआ है आपकी बुक में, मार्क कीजिए मेरे साथ साथ. देखिए शाम्स, यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन कैन बी परफॉर्म बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है. उसके बाद most organizations, business or otherwise nowadays have a separate department to manage public relations, or they may utilize the services of an outside public relations agency. So marketing department भी कर सकता है, separate department भी हो सकता है, outside agency को आप outsource भी कर सकते हैं. So the answer is any of the above. Okay Shams, let's move forward. Identify the level of management. ये आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 1 में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल या ऑपरेशनल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, whose basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. So इसका आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है. टॉप लेवल पे जैसे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO होते हैं. इनके 2 फंक्शंस आपको और लिखने हैं, लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. They analyze the business environment and its implications on the business, right? So I'll show you here in your book. Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments. और इसके साथ साथ उनके 2 functions आपको और लिखने हैं, welfare and survival, formulate overall organizational goals, responsible for the activities, analyze the business environment, right? So it is quite easy. आगे देखते हैं. Explain internship training, जो कि एक ऑन द जॉब मेथड है ट्रेनिंग का, और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो एक ऑफ द जॉब मेथड है ट्रेनिंग का. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक में आप ये पढ़ते हो स्टाफिंग चैप्टर में. इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? आई होप आप भी अपनी लाइफ में ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस करेंगे. वाइल यू आर स्टडिंग यू ऑल्सो वर्क इन अ फैक्ट्री और इन ऑफिस to gain practical experience, to gain practical knowledge, right? और vestibule training क्या होता है? It is an off-the-job method of training wherein training is conducted on the actual equipments that you will be using, but the training is conducted away from the actual workflow. And if you have to learn how to operate a sophisticated machinery or a high-tech machinery, then you're given vestibule training. For example, it is given to the doctors, to the students who are studying medical and are to become doctors. So I'll show you this here. Quite easy this is. ये हो गया आपका vestibule training and here you have internship training. Okay Shams, next question देखिए. Controlling is an indispensable function of management, मतलब very important function of management. Without controlling, the best of the plans can go awry. Do you agree? Explain 2 reasons. So basically we have to write the importance of controlling. Okay? It is a very important function of management. इसके बिना चीज़ें off track हो सकती हैं. So importance of controlling simple है. Accomplishing organizational goals, judging the accuracy of standards, making efficient use of resources, employee motivation इससे improve होती है, facilitating coordination in action, right? Simple है. I'll show you this in your book also. Here you can find importance of controlling. Simple. आगे चलते हैं. Okay Shams, next question. It is generally believed that measurement of performance should be done after the task is completed. Identify and explain the step in the process of the function of management. देखिए ये भी वैसे controlling से related ही है. Measurement of performance. This is one of the steps in the process of controlling. आपको बताना है step जिसकी बात यहाँ पे हो रही है और एक उससे next step. Right? तो क्या होते हैं steps in the process of controlling? Setting performance standards, then measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, analyzing deviations,
और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की, सो दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। एंड द सेकेंड स्टेप आफ्टर दिस, द स्टेप फॉलोड बाय दिस इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो आपको दोनों ये एक्सप्लेन करने हैं। ओके शैम्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। आपको पता है सेबी के 3 टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, कंडक्टिंग रिसर्च, पब्लिशिंग रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट किया उसे पब्लिश करना, विच इज़ यूजफुल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एंड ऑल्सो डेवलपिंग कैपिटल मार्केट बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। सिंपल है, जिससे मुझे याद आता है कि फंक्शंस ऑफ सेबी भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं वन ऑफ द वीडियोज़ में, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि इस टॉपिक में भी बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन रहती है। स्टेट एनी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी सिंपल, 5 होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके सिलेबस में है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और कमर्शियल बिल। जिसमें से आप कोई भी 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे ट्रेजरी बिल इशू करती है Government of India, then commercial paper is issued by large and credit-worthy companies, certificate of deposit by commercial banks and development financial institutions, call money is for interbank transactions and commercial bill to finance the credit sales, right? कोई भी 3 आप explain कर दीजिए। Okay champs, आगे चलते हैं। In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Quatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process for applying for jobs easier and candidate friendly. Name and explain the next 2 steps which follow the step in the process of the function of management. देखिए functions आपको पता है, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Of course यहाँ पे staffing की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है recruitment की। recruitment क्या होता है? Process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. तो जब लोग अप्लाई करते हैं फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिक्रूटमेंट, हमें अगले 2 स्टेप्स बताने हैं। तो ये स्टाफिंग का प्रोसेस है। स्टाफिंग के प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। कौन से? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन। जिसमें से रिक्रूटमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, तो हमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने हैं। सो वी हैव टू टॉक अबाउट सिलेक्शन एंड वी हैव टू टॉक अबाउट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्वाइट इजी, आपको एक्सप्लेन कर देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। आगे चलते हैं। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है लीडरशिप स्टाइल। जैसे आपको पता है लीडरशिप इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, और 3 लीडरशिप स्टाइल्स है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। देखते हैं इसमें कौन सा है। Pramod is a supervisor at Shyam Breads and Biscuits factory. The factory produces 20,000 packets of bread and biscuits every day. As a supervisor, Pramod ensures that work goes on smoothly and there is no interruption in production. He is a good leader who gives orders only after consulting his subordinates, working out the policies with the acceptance of the group. तो ये अपने सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ओके, लीडरशिप स्टाइल्स के आप डायग्राम्स भी करके जाएं, जो अनफॉर्चुनेटली आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, ये आपको किसी और बुक से करने पड़ेंगे। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, which arises out of the need of employees to exchange their views. तो ये होता है informal, it arises out of our social need, कि हम सबकी एक need होती है that we need to talk to people, we need to exchange ideas, views, opinions. तो basically हमें informal communication के positive और negative aspects लिखने हैं, clearly given in your NCERT. Points पे नहीं दिया हुआ, but हाँ paragraph form में दिया हुआ है, here you can get it. जैसे नेगेटिव है कि इससे र्यूमर स्प्रेड हो जाती हैं और ये कई बार डिस्टॉर्टेड होता है, इसका सोर्स डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि किसने र्यूमर स्टार्ट की, ये कहना मुश्किल होता है। पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कि कई बार एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन जानने के लिए मैनेजर्स इसे यूज़ करते हैं। लाइक आप कैंटीन में बैठे हैं, वहाँ पे आपके बॉस भी बैठे हैं, बट वहाँ पे एक इनफॉर्मल सेटअप है, तो आप अपने मन की बात ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैनेजर
एज अ फ्रेंड आपसे पूछ रहे होते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज पॉलिसीज, तो आपको एक रिएक्शन मिल जाता है, राइट? तो दैट माइट बी हेल्पफुल. ऑल्सो इसको आप ग्रेप वाइन चैनल भी बोलते हो ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को. इट स्प्रेड्स रैपिडली, तो इससे स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन क्वाइट क्विकली होता है, which is also a positive impact. So from here you can get the positive and negative impacts of informal communication. आगे चलते हैं शम्स. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. कौन से होते हैं एलिमेंट्स? मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप. आस्था, अ मैनेजर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स. हम पढ़ते हैं एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लीडरशिप होता है ये. सो दिस इज लीडरशिप. And Neeraj, a managing director, declares share in the profits to the manager for their contribution to increase profits of the company. Profit sharing is one of the incentives given to employees. Incentives is a part of motivation, right? तो यहाँ पे आपको motivation के बारे में लिखना है. 4 marks का question है, 2 marks for each point. Okay, Shams, आगे चलते हैं. Explain any 4 factors. डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, डू वॉच इट. नेचर ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये पॉइंट्स हैं. आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि एक फर्म को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, राइट? एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ना दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है. इससे भी रिलेटेड मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड किया हुआ है एंड आई एम एक्चुअली रियली प्राउड ऑफ दैट वीडियो. बच्चों ने बहुत पसंद किया है उस वीडियो को. आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में. कैपिटल स्ट्रक्चर की जो कंपनी है वो डेट से फंड्स रेज करे या इक्विटी से रेज करे, ये किन बातों पे डिपेंड करता है. इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे tax rate, flotation cost, then interest coverage ratio, cash flow position, right? So do watch that video for comprehensive knowledge about this topic. यहाँ पे देखते हैं क्या है. Dheeraj wants to start a business of selling N95 masks after the outbreak of the global pandemic of COVID-19. Due to the uncertain market conditions, he wants to make a low investment in fixed capital. आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हैं. Suggest how the decisions related to the choice of technique and financing alternatives can help Dheeraj in ensuring a low investment. तो उन्होंने हमें बता भी दिया किन पॉइंट्स के बारे में हमने बात करनी है. चॉइस ऑफ टेक्निक में आपका सिंपल सा है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, मतलब कम फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगे ऑफ कोर्स. और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल. तो हम चाहते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट रहे धीरज की, तो हम रेकमेंड करेंगे कि ही शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव. और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स में क्या है कि अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए जैसे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप उसको आउटराइटली परचेज कर लो या फिर लीज पे ले लो. अगर आप आउटराइटली परचेज करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, और अगर आप लीज पे लोगे तो कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी. तो सिमिलरली यहाँ पे हम धीरज को एडवाइस करेंगे दैट ही शुड गो इन फॉर लीजिंग फैसिलिटी for the equipments and building, land, all the fixed assets that he needs, so that there is less investment in fixed capital, right? Okay. Explain the following rights of consumers. आपको पता है consumers के 6 rights होते हैं. right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. हमें explain करने हैं right to safety और right to consumer education. 4 marks का question है, 2 marks each. Right to safety, that consumers have a right to be protected against hazardous goods and services, कि उन्हें कोई इंजरी ना हो, ये उनका अधिकार है कि उनको ऐसी चीज़ों से उनका बचाव हो सके. Right to consumer education, of course they have a right to gain as much information as possible. Education लेने का उन्हें अधिकार है consumer से related, of course. Very simply you can write, consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to life and health. And यहाँ पे they have a right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout life. Okay, आगे देखते हैं.
Explain science not rule of thumb, harmony not discord, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. आपको पता है ये टेलर के प्रिंसिपल्स है, 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच. आपको एक्सप्लेन करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में हम कहते हैं कि देयर इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क. हमें वो साइंटिफिक मेथड ढूंढना चाहिए थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, एंड देन द साइंटिफिक मेथड सो डेवलप्ड शुड रिप्लेस द इंडिजिनस रूल्स ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हम बात करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन की, ट्रांसफॉर्मेशन इन द थिंकिंग ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में हम बात करते हैं कि वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, और उनको जो आप काम दे रहे हो दैट शुड सूट देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं. प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड. डू यू अग्री? Explain any 4 reasons in support of your answer. मतलब planning is still worth it even though it has certain limitations. Yes, it is very much worth it. इसमें हमें लिखनी है importance of planning. Very simple points. Planning provides directions. It reduces the risk of uncertainty. Then it reduces overlapping and wasteful activities. It promotes innovative ideas. It facilitates decision making. It establishes standards for controlling. कोई भी 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए. 1.5 मार्क्स का एक पॉइंट है. ओके. इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव्स शुड बी जनरेटेड एंड थॉरली डिस्कस्ड अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये भी प्लानिंग से रिलेटेड है. बीइंग डिस्कस्ड अबव. सो दिस इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने चाहिए और फिर उनको इवैल्यूएट करना चाहिए. तो इसमें हमने लिखना है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. राइट चैम्प्स? ओके, इसमें हमें बताना है 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फिलॉसफी आइडेंटिफाई. चैम्प्स, मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर वो बोलते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट या फिलॉसफी, देखिए एक तो फिलॉसफी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, वहाँ पे वर्ड यूज्ड है. Otherwise, philosophy is like any concept, any main heading that you have in any of the chapters, right? तो इसमें मैंने बात की हुई है कि जब भी concept word आता है, concept of management, तो आपको ज़रूर पहला thought delegation, decentralization और coordination की तरफ लेके जाना चाहिए. और अगर वो नहीं है तो it can be any main heading in any of the chapters, right? Okay, let us see क्या है यहाँ पे. An important difference between S&M Limited and most other companies is that instead of operating as one large corporation, it operates as 180 smaller companies, each focused on a specific product and area, implying selective dispersal of authority, recognizing the decision maker's need for autonomy as decision-making authority is pushed down the chain of command. It enables the company to maintain short lines of communication with customers and employees and accelerate the development of talent. Champs, इससे related भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच पे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. केस स्टडीज़ में मैंने डिस्कस किया हुआ है. जब भी आए अथॉरिटीज़ पुश्ड डाउन द स्केलर चेन और पुश्ड डाउन द कॉर्पोरेट लेवल और अथॉरिटीज़ गिवन टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम बात कर रहे होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की. और सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी भी लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन में. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फिलॉसफी है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी इम्पॉर्टेंस हमें लिखनी है. 5 इम्पॉर्टेंस वी हैव टू राइट. 1 मार्क फॉर रिकग्निशन ऑफ द फिलॉसफी एंड 5 मार्क्स फॉर द इम्पॉर्टेंस, फॉर 5 इम्पॉर्टेंस. तो बहुत ही सिंपल है. डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल एंड रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. ओके, आगे चलते हैं. एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बोथ आर कम्युनिकेशन टूल्स, राइट? हमें पता है पैप्स हैं कम्युनिकेशन टूल्स. पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस और सेल्स प्रमोशन used by the marketers to promote their products, yet they differ in their approach. Differentiate between the two by giving 6 points. Very very simple, given in your NCERT. एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म है. पर्सनल सेलिंग में आप बात करते हैं, दैट्स अ पर्सनल फॉर्म. एडवर्टाइजिंग में आप एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज होता है, सभी के लिए वही होता है, बट पर्सनल सेलिंग में आप एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर.
एडवर्टाइजिंग इनफ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, इसमें लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हो। इसमें पर कॉस्ट पर्सन कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसमें आप बहुत बड़ा एरिया शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं, इसमें नहीं। सो राइट, यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. Okay, the last question. The elements of marketing mix are popularly known as 4 P's of marketing. Briefly explain. Simple है, product, place, price, promotion. उनके बारे में आपको लिखना है. 1.5 marks each for every element. इनको हम combination of variables भी बोलते हैं. Combination of variables. You have to write about them from your marketing chapter. Quite easy. Basics are question. So champs, I hope this video helped you to analyze the paper pattern. And अगर आपने पढ़ा है ना अच्छे से, business studies is not difficult at all and you can score 100 marks in business studies. Okay champs, तो मिलते हैं next video में. Till then, आप सारे videos जो description box में हैं उन्हें भी cover कीजिए. And please like the video if it helped you. It will mean the world to me. Subscribe to our channel and keep learning, and I'll keep teaching. See you in my next video.